हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर, उसका हिंदी का पेपर आइए सॉल्व करते हैं। भाषा 1 हिंदी। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं 91 नंबर से पहला क्वेश्चन। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? पहला है रचनात्मक लेखन, दूसरा है दिखाओ और बताओ, तीसरा है जिक्सा श्रुतलेख और चौथा है साझा पठन। तो एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रचनात्मक लेखन, क्योंकि यह गतिविधि रचनात्मक लेखन के उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? पहला है संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य, दूसरा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, तीसरा है अंतःक्रिया के बिना प्रदर्शन और चौथा है संदर्भ रहित परीक्षण प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? तो देखिए, प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य में है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। नेक्स्ट है पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, रीजन वाला पहला क्वेश्चन, पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। बी है पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। तो देखिए, पठन केवल, ये जो केवल वर्ड होता है ये बिल्कुल गलत होता है। और दूसरा, पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड हरगिज नहीं करना है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? पहला है अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। दूसरा है बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देना। तीसरा है अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। चौथा है अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। तो देखिए, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए अध्यापक पहले कहानी सुनाएगा और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछेगा। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? पहला है आकृतिमूलक, दूसरा है स्वनिम, तीसरा है अर्थग्राम और चौथा है वाक्य विन्यास। तो देखिए, निम्नलिखित में से भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित अर्थग्राम होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? पहला है भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। दूसरा है भाषा अधिगम में कौशल और ज्ञान दोनों में ही निपुणता शामिल है। तीसरा है शिक्षार्थियों की अधिगम के प्रति उपागमों की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। और चौथा है भाषा संप्रेषण के लिए एक उपकरण है। भाषा जो है वो संप्रेषण के लिए एक उपकरण है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रति उपागमों की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और भाषा अधिगम में कौशल और ज्ञान दोनों ही निपुण में शामिल होते हैं। तो अगर इसमें भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है तो वो है पहला, भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों में उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है पठन कौशल समृद्ध करना, दूसरा है लेखन कौशल समृद्ध करना, तीसरा है शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना और चौथा है व्याकरण के प्रति समझ बनाना। तो कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है, तो ये आएगा शिक्षार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाला। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए में है, शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। इसका कारण है कि बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। तो देखिए, शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों की नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और पहला जो अभिकथन है वो दूसरे की सही व्याख्या करता है, तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। पहला है, बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में मदद करनी चाहिए और विद्यालय का मुख्य केंद्र इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की भाषा सीखें। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2022 में बच्चों की मातृभाषा को ही इम्पोर्टेंट देनी है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा की बहुभाषिक प्रकृति पाठचर्या की प्रभावशाली संप्रेषण में अवरोधक के रूप में कार्य करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना प्रकार की मौखिक भाषाएं नहीं सीख पाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में मौखिक भाषाएं ही तो सीखते हैं। और इसका चौथा है, बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वाक्य समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? पहला है बोली, दूसरा है कोड मिश्रण मिक्सिंग, तीसरा है प्रयुक्ति और चौथा है द्विभाषा रूपिता डिसलेक्सिया। तो देखिए, कुछ वाक्य समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार का साथ साथ विद्यमान होगा, तो वो होगी प्रयुक्ति। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला है कथावाचन, दूसरा है जारी रहने वाला श्रुतलेख रनिंग डिक्टेशन और तीसरा है शब्दजाल, चौथा है आंशिक श्रुतलेख। तो बच्चे अपने अपने जोड़ी के साथ कार्य करते हैं और 2 खंडों में विभाजित करते हैं, तो इसे कहते हैं जारी रहने वाला श्रुतलेख, मतलब रनिंग डिक्टेशन। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? पहला है साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और साहित्यिक सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा है साहित्यिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए सांस्कृतिक निवेश है और चौथा है साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श विकसित करती है।
तो भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन में के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? पहला है मेल मिलाप करवाना, आइस ब्रेकिंग। दूसरा है पठन तत्परता। तीसरा है अवलंबन, स्कैफोल्डिंग। और चौथा है मानस मंथन। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री को पठन में कठिनाई महसूस होती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवलंबन मतलब स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? पहला है सहयोगात्मक भाषा अधिगम। दूसरा है श्रव्य भाषावाद। तीसरा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। चौथा है प्राकृतिक उपागम। तो भाषा शिक्षण अधिगम का उपागम इस मत में विश्वास रखता है कि भाषा एक आदत है, तो वो होगा श्रव्य भाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? पहला है विस्तृत पठन। दूसरा है बारीकी से पठन, स्कैनिंग। तीसरा है विशिष्ट पठन। और चौथा है सरसरी तौर पर पठन, स्किमिंग। तो एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया जाए और फिर बच्चे उसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें, तो इसे बारीकी से पठन कहेंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बारीकी से पठन, स्कैनिंग। अब देखते हैं पैसेज वाला क्वेश्चन। तो पैसेज में नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 114 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो देखिए, एक तरफ यह लोक साहित्य एवं लोक विज्ञान की परंपरा है और तो दूसरी तरफ लोक शास्त्र की परंपरा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्मृतियों और श्रुतियों की परंपरा है। उसका आधार हमारी मौखिक शिक्षा परंपरा थी। मौखिक शिक्षा परंपरा हमारे घरों में एवं आश्रमों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। घर भी गृहस्थ आश्रम ही हुआ करते थे। हर घर की एक शुचिता होती है, मर्यादा होती है, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा, स्वास्थ्य संबंधी हमारे सुदीर्घ अनुभवों से उपजी शुचिता, इसे हम जीते थे। तो आइए इसका 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। पहला है आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधन का उपयोग। दूसरा है मनमर्जी से संसाधनों का उपयोग। तीसरा है कुदरती संसाधनों का अनाप शनाप उपयोग। और चौथा है विकास के लिए कुदरती संसाधनों का दोहन। तो कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा से आशय आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है। पहला है लोकोतधनमुखी। दूसरा है लोकधनोन्मुखी। तीसरा है लोकोनधनमुखी। और चौथा है लोकधन उन्मुखी। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकधन उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की परंपरा का वर्णन है। पहला है लोक शास्त्र। दूसरा है लोक साहित्य। तीसरा है लोक विज्ञान। और चौथा है लोकगीत। तो किसकी परंपरा का वर्णन नहीं किया गया है पैसेज में? तो देखिए इसकी पहली ही लाइन, एक तरफ या लोक साहित्य, लोक विज्ञान और लोक शास्त्र। तो तीन का वर्णन इसमें है, लोक साहित्य, लोक विज्ञान और लोक शास्त्र का।
तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लोकगीत, क्योंकि इस परंपरा का वर्णन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। पहला है किताबों की ज़रूरत होना, दूसरा है शिक्षा का कंठस्थ होना, तीसरा है शिक्षा का पीढ़ियों तक जीवित रहना और चौथा है शिक्षा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। तो मौखिक परंपरा की विशेषता किताबों की ज़रूरत होना ये नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है। पहला है समाज से इसके लिए शुल्क लिया जाता था, दूसरा है यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती थी, तीसरा है परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता था और चौथा है शिक्षा उदरस्थ फिर हृदयस्थ होती थी। तो लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य क्या थे? तो देखिए यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है? पहला है लोकशालाओं में अनुभवी लोगों को बुलाने की, दूसरा है लोकशालाएं स्थापित करने की, तीसरा है लोकोन्मुखी बनने की और चौथा है लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? पहला है गूगल या वेब पर उपलब्ध ज्ञान, दूसरा है पुस्तकों में संकलित ज्ञान, तीसरा है पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान और चौथा है संसार में उपलब्ध समस्त ज्ञान। तो लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? तो देखिए इसकी लास्ट लाइन, यदि ऐसी आस्था के साथ हम लोकशालाओं में प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसी कई बातें सीखने को मिलेंगी जो आज तक विश्व की किसी भी पुस्तक का हिस्सा नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुष्पेतर अनुभव आधारित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। पहला है वयोवृद्ध कृषक, दूसरा है वयोवृद्ध वैज्ञानिक, तीसरा है वयोवृद्ध पशुपालक और चौथा है वयोवृद्ध कारीगर। तो गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय के अंग में वयोवृद्ध वैज्ञानिक नहीं है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वयोवृद्ध वैज्ञानिक इसके अंग नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 115 से 120 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए कविता देखते हैं। परत्राण कहाँ किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी हैं, जल रही आग दुर्गंध लिए छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल निर्भय फल जोड़े रहे घूम, देशों का भीतर तिमिर व्यू पग पग प्रहरी है अविश्वास, है चमू सजी दानवता की खिलखिला रहा है सर्वनाश, पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस व्यू बीच धरती की कोमल एक किरण। तो भिन्न पहला क्वेश्चन है, इसमें भिन्न शब्द चुनिए। पहला है मानवता जो भाववाचक संज्ञा है, दानवता ये भी भाववाचक संज्ञा, तीसरा है चौथा कोमलता ये भी भाववाचक संज्ञा। तो आप इसको ता देखकर ही काट सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कुटिल। कुटिल जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, हो अधीर मत मानवते में अलंकार है। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार भी नहीं है, रूपक अलंकार भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है। तो हो अधीर मत मानवते, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है?
पहला है क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है, दूसरा है क्योंकि नाग घूम रहे हैं, तीसरा है क्योंकि दानवता की चमू खिलखिला रही है, और चौथा है क्योंकि धुआं ही धुआं है। तो आइए देखते हैं कवि अपने मन अधीर होने से क्यों रोक रहा है। तो देखिए, पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस व्यू बीच धरती की कोमल एक किरण। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है। पहला, चारों ओर बहुत ही अधिक धुआं है, दूसरा है चारों कोनों में बहुत अधिक धुआं है, तीसरा है चारों ओर बहुत कम धुआं है, और चौथा है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। तो छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय, चतुर्दिक विकट चारों दिशाओं में, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, बचाओ त्राण कहाँ है। पहला है कुटिल नागों के घूमने में, दूसरा है शेष बचे भोगों में, तीसरा है कोमल किरण के जूझने में, और चौथा है दानवता की चमू सजने में। तो बचाओ त्राण कहाँ पर है। तो देखिए, बचाव तरल जो है वो है जूझ रही इस व्यू बीच धरती की कोमल एक किरण। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोमल किरण के जूझने में। लास्ट क्वेश्चन है, नागों का गुण नहीं है। पहला है निर्भय होना, दूसरा है विषैला होना, तीसरा है कुटिल होना, और चौथा है घुमक्कड़ होना। तो नागों का गुण नहीं है। तो आइए देखते हैं। नागों के गुण में पहला, विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फल जोड़े रहे घूम। तो विष, कुटिल और निर्भय, ये तीनों नाग के गुण हैं। तो इसमें अगर कोई नहीं है तो वो है घुमक्कड़ होना। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घुमक्कड़ होना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।